हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। और उसी में हम लोग बात कर रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात कर रहे थे। आ, समझ आऊंगा बच्चों, 10th क्लास है तो ध्यान रखिए। 10वीं क्लास है तो 10वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको तो हमने वन और वन्य जीव संसाधनों को पढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे कैसे वन्य जीव हैं, जैव विविधता क्या है, विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें इनको हमने एक एक करके बहुत अच्छे से देखने और जानने का कोशिश की कि आखिर में है कैसा। और इन सब चीजों को हम लोगों ने देखने के बाद हम लोग वापस आए और एक एक करके सारी चीजों को देख लिया। भारत में वन और वन्य जीव जो संरक्षण है उन पर हम लोगों ने, ठीक है, चलिए। और 1960 और 1970 के दशक के बीच जो सारी चीजें हैं हमने इसमें देखी। कैसे प्रोटेक्शन एक्ट आए, कैसे वन्य जीव संरक्षण करी गई, कैसे राष्ट्रीय उद्यान आए, कैसे वन्य जीव जो आपके पशु विहारों को एस्टैब्लिश किया गया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे उनको रेक्टिफाइन था, क्या ये सारी चीजें, इन सबको हमने बात भी करी, ठीक है। और उस समय तक इन सारी चीजों को हमने बात कर लिया। देखा वन्य जीव कैसे हैं, बाघ संरक्षण क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, के साथ उनको संरक्षित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हिरन और गेंडा कैसे हैं, इन सब चीजों, ठीक है। और देख लिया आपने, मैं सब के बारे में आपको बताया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा का ही है इमेज, बहुत सुंदर है। कभी मौका मिले तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाइए घूमने, देखिए तो आपको एक अद्भुत नजारा दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट का हो गया था। कह रहे कि आजकल संरक्षण परियोजना और जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है। कह रहे जो भी आपकी संरक्षण परियोजना चल रही है उसमें बायोडाइवर्सिटी को हम लोग सेंटर में रखते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको अपनी जैव विविधता को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है। और ये हमारा बड़ा कोर है क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु का जो नेचुरली संबंध है वही जैव विविधता है, ठीक है। कह रहे ना कि इनके घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों का गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीट का भी महत्व, जो संरोजन है, जो कीट है, उनका भी बड़ा आपको जो है महत्व मिल रहा है, ठीक। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, ठीक, कीट पतंगे, भृंग और एगोफलाइन भी संरक्षित प्रजातियों में शामिल। और 1991 में पौधों की में भी 6 प्रजातियां पहली बार सूची में रखा गया है। 6 प्रजातियां इनको पहली बार सूची में। और भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त है और उनकी मानचित्र वगैरह देखा गया। वन और आपका वन्य जीव विहार संसाधनों के प्रकार और वितरण पर हमने बात करी। टाइप्स क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन सब चीजों पर हम लोगों ने गौर करके बात करी है। ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं। यदि हम वन और अन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं, तो उनको प्रबंधित करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं या उनको विनियमन करना चाहते हैं, तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार के क्षेत्र या वन विभाग अथवा अन्य विभाग के, इसके या तो वन विभाग या अन्य विभाग के जरिए सरकार का प्रतिबंधित है, निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ऐसे उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, इस तरीके से हम उनको क्लासिफाइड करेंगे। ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीय वन। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन में घोषित किया गया है। जहां तक वन और वन्यजीव प्राणी को संरक्षण की बात है, आरक्षण वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ऐसे मानते हैं उनको,
सर्वाधिक आपका मूल्यमान वन। इन वनों को जो आपका रिजर्व है, और देश के कैसे हैं, देश के आधे से अधिक वन, मान लीजिए 100 हमारे वन है, 100 में से लगभग आपका 60% या 65% हमने रिजर्व रखा है, रिजर्व है, क्लियर है, उनको संरक्षित किया गया है। इसके लिए ऐसी वन्य प्रजाति जो केवल वहीं मिलती है, कुछ ऐसे स्पीसीज केवल वहीं मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो खास रूप से वहीं मिलते हैं, और कुछ खास तरीके का आपका जो जीव जंतु है जो केवल इस क्षेत्र में वास करते हैं। कैसे हमारे लिए सर्वाधिक, इसलिए वो कैसे हैं, आरक्षित। याद रहेगा, ये हमको देखना है सब कैटेगरी का, क्लियर है। अब इसके बाद है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा संरक्षित है न है, और 1/3 भाग कैसा है, संरक्षित है। और इन वनों में अधिक नष्ट होने के बचाव के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, भैया इनको बचा सके, नष्ट होने वाले इनको ज्यादा सुरक्षित कर सके, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। दूसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति के और समुदाय के स्वामित्व के होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन में रखा जाता है। जैसे हैं अनक्लासिफाइड जो वन है, उनके अंतर्गत हम लोग इनको रख देते हैं कि अवर्गीकृत वन कौन से हैं, कैसे उनको संरक्षित किया जाएगा, कैसे कुछ है, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव हमारी इमारती लकड़ी, अन्य पदार्थ उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% कितना है, 70%। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के कुल वनों का रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में खास करके बात करें, और स्पेशली एक राज्य को मेंशन किया है, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदाय का प्रबंधन, लोकल एरिया है उनका वो आपका प्रबंधन करते हैं। ठीक है, कैसे वो लोग उनका प्रबंधन कर रहे हैं, तो रक्षित वन के अनुसार कैसे हैं, 1/3 पार्ट है, वनों की विनाश ना हो, वनों की कटाई ना हो, उनको रिजर्व रखा जाए। अवर्गीकृत हमको क्लासिफिकेशन किया है, बंजर भूमि है, व्यक्तिगत है क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजों को इसमें देखा गया है। ये कुछ पेड़ वगैरह हैं जिनको रिजर्व किया गया। क्रोकोडाइल ऑन द, आपने चंबल नदी जो है मगरमच्छ और घड़ियाल के प्रजनन केंद्र के रूप में जानी जाती है, और गंगा में भी आपके घड़ियाल पाए जाते हैं और आपके मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल कहते हैं। देखिए घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा सा अंतर होता है। जो इनकी निक है, जो चोंच बनी हुई है, ये आपकी घड़ियाल में होती है, ठीक है, और मगरमच्छ में उसका मुंह होता है बड़ा। तो बस यही एक इनका मेजर डिफरेंट है, बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर आपको किसी की चोंच बड़ी दिखाई दे तो आप मान लीजिए वो आपका घड़ियाल है, और अगर मुंह वैसा दिखाई दे तो आप मान लीजिए वो आपका मगरमच्छ है। दोनों ही खतरनाक है, अगर इंसान इनकी चपेट में आ जाए तो इंसान का बचना बड़ा नामुमकिन सा, उसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, गंगा के जो नदी का आपका सिस्टम, इको सिस्टम है, वो बनाए रखते हैं, ये उसको मेंटेन कर। ठीक है, ये इतना आपको इसमें देखना होगा। और बर्ड्स दैट ब्लिम्स ड्रेनेज यमुना, आप देखते हैं बहुत सारी यमुना नदी भी निकलती है, बहुत सारे जीव पक्षी मर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब यमुना निकलती है उत्तराखंड से, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती हुई, आपका टोन से होती हुई, और ये आसन बैराज से बहकर यमुना में हरियाणा में प्रवेश कर जब दिल्ली में पहुंचती है, दिल्ली में इसकी दुर्दशा देखिए कितनी गंदी हो जाए। ठीक, ये आपको सारी चीजें। समुदाय और वन संरक्षण की अगर हम बात करें कि भैया क्या है, वन फॉरेस्ट रिजर्व क्या है, वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं। अरे अगर हम वन नीति की बात कर रहे हैं, ये कोई आपकी
यही बात नहीं है कि कोई आज ही हम केवल वन रिजर्व की बात कर रहे हैं, वन को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। एक क्या केवल कानून के समय तक हमारे यहाँ वन रक्षित थे, उससे पहले नहीं, तो ऐसा नहीं। हमने हर प्रकृति के हर जीव जंतु को किसी न किसी धार्मिक आस्था के रूप से जोड़कर रखा है, ताकि उसको संरक्षित और आपका संवर्धित किया जा सके। चाहे चूहे से लेकर आपका चींटी ही क्यों ना हो, हमने सबको संरक्षित और संवर्धित बना दिया। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि हमारे वन देश के कुछ मानव प्रजाति के आवास भी हैं। अरे वन को केवल आप ये मत मानिए कि वन है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके घर हैं, उनके आवास हैं। बहुत से मनुष्य के आप देखते हैं आदिवासी लोग आज भी जंगलों में निवास करते हैं, अपने घर के रूप में उनको मानते हैं। तो आप देखते हैं आदिवासी के लिए क्या है, जंगल आज भी है, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। एक भारत के कुछ क्षेत्रों में वो स्थानीय समुदाय सरकार अधिकारी के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण, क्योंकि इसी क्षेत्र में दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, अरे लॉन्ग टर्म में जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति आपको हो सकती है। ठीक, तरीका बाघ रिजर्व में राजस्थान में गांव के लोग अन्य वन्य जीव संरक्षण के तहत वहाँ खनन कार्य बंद कराने के लिए संघर्षरत रहते हैं। वहाँ गांव के लोग हैं, तो रिजर्व है तरीका बाघ रिजर्व, ये जब भी इसमें कुछ खनन होता है राजस्थान में, वहाँ के लोग और स्थानीय वन्य जीव के लोगों को संरक्षण करने के लिए वो सबसे ज्यादा क्या आते हैं, संघर्षरत रहते हैं। क्या, अगर आप यहाँ खनन करोगे तो यहाँ बड़े प्रभावित होंगे, खुद लोग उसमें, ठीक है? एक कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं भी वन्य जीव आवास की रक्षा करते हैं, सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते। राजस्थान के अलवर में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव डाकवा सेंचुरी घोषित कर दी है। ये नियम अपने ही नियम है, तो यहाँ पर शिकार आपका वर्जित है। बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीव को बचाते हैं। सोच के देखिए, क्या संरक्षण सरकार ने किया, ये लोगों द्वारा किया। ये लोगों की अपनी अपने इंडिजीनियस पहल है, स्वहिक पहल है। और जब इस स्थान का लोकल व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति वहाँ की जैव विविधता, वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, वहाँ की डाइवर्सिटी के लिए काम करता है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। वो उस जैव विविधता को शायद औरों से ज्यादा महत्व उनके लिए है और वो उसको समझते भी है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास, कह रहे हैं जो वो लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ये सदियों पुराना जनजातियों का अपना विश्वास है, इसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वास और विविध मनों को मूल और स्वयं रूप से बचाए रखना। पवित्र पेड़ के झुरमुट देवी देवताओं को वन कहा। वनों में इन भागों में या तो वन ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग घुसते हैं या न किसी को छोड़ कर देते हैं। समाज के कुछ विशेष पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ठीक, और आदिकाल में उनका संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कमंद के पेड़ों की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। उनमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं? क्या करते हैं, बट वृक्ष, भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और अनेक प्रकार की संस्कृतियों में प्राकृतिक प्रकृतियां और संरक्षित करने की अपनी अपनी परंपरा और तरीके। आमतौर पर झरने, पहाड़ियां, चोटियां, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण। आप अनेक मंदिरों के अपने आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। पास उपासक खाते पिलाते हैं, लोग के भक्त हैं। राजस्थान में बिस्मिल गांव के आसपास काले हिरण, कारा नीलगाय और मोर के झुंड देख सकते हैं। वहाँ के समुदाय के अभिन्न और उनका कोई भी नहीं।
देख लिया। अब चलिए, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई वन कटाई को रोककर भी कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ भी दिखाई देगा स्थानीय पौधों की जातियों में एक समुदाय का वनीकरण अभिन्न अंग सफल बनाया है। अरे कम्युनिटी के कारण ही ये सारी चीजें आपकी सफल हुई हैं। स्थानीय लोगों की जातियों ने उनको संरक्षित किया है। एक पारंपरिक संरक्षण तरीके को पुनर्जीवित किया। जो आपका ट्रेडिशनल आपका पैटर्न है, पैटर्न की वजह से सब कुछ संरक्षित हुआ है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारस्परिक कृषि के नए तरीके का विकास और अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और नवदया में यह चीजें देखी गई है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल के द्वारा उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहारिक कार्य के उत्पादन में आपका संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आरक्षित वन प्रबंधन, पुनर्निर्माण और स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई थी। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन आरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करा और इसमें गांव के स्तर में संस्थाएं बनाई गई। फिर ग्रामीण और वन्य विभाग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और इसके बदले में सामुदायिक मध्य स्तरीय लाभ आपके इमारती वन उत्पाद की हकदारी होती है तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ियां लाभ के भी आपके भागीदार होते हैं। इतना इसमें प्रॉफिटेबल होगा इस सब चीज से। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण, विनाश मतलब अगर पेड़ पौधे कटेंगे फिर उनको आप दोबारा रिचार्ज करना, क्रियाशीलताओं को सीख मिलती कि भैया आपने वन को काटा फिर उसको बनाया, कुछ आपको सीख तो मिलेगी उस एक्टिविटी में। स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का शामिल करना चाहिए। कह रहे कि भैया आप कुछ भी चीज को बनाओ, चाहे उसको मैनेज करो, कुछ भी करो, उसमें लोकल कम्युनिटी की भागीदारी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपसे ज्यादा वो लोग उसको, परंतु स्थानीय समुदाय के फैसले लेने की प्रक्रिया भूमिका में आने वाले अभी भी देर है। सबसे बड़ी बात है, वहाँ की जो फैसले हैं वो आपके बहुत देर से लेते हैं आते हैं। वहाँ के विकास कार्य में यह माना जाता है कि जनमानस पर केंद्रित होता है और पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित होते हैं। लोगों पर डिपेंडेंस है, उन चीजों को आते हैं, उसके रूप ही इकोनॉमिकल इफेक्ट और इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भैया वन प्रबंधन जो है, कोई आपने कानून लिया है तब से हम वन प्रबंधन नहीं जानते। हमारा पारंपरिक रूप से उसका धार्मिक आस्था के रूप में हमने उनको संरक्षित किया है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो पहाड़ में आपका बीज बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, आपका वन संरक्षण हो, कारिका मूवमेंट हो, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो स्थानीय लोगों ने आपका पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए करा है। तो फिलहाल आप इसको एक बार घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी बनती हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।